नमस्कार, मैं आपका भाई, आपका दोस्त राज वर्मा। और आज फतेहपुर स्थापना दिवस है, तो हमारे साथ हैं विमल जी भारद्वाज गुरुदेव, और काफ़ी पुराने जानकार हैं इस शहर फतेहपुर के। सर, पहले तो आपको नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। तो फतेहपुर का इतिहास आपसे जानेंगे, हेरिटेज के बारे में जानेंगे। फतेहपुर हेरिटेज में आता है, तो सबसे पहले फतेहपुर इतिहास के बारे में जानेंगे। किसने बनाया था, कब बनाया था? सब फतेहपुर के इतिहास के बारे में बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। उनमें से ज़्यादातर पुस्तकें मैंने क्रय की हैं और उनको पढ़ा है। उनमें से 25-30 पुस्तकें जो हैं जिनमें फतेहपुर का वर्णन है वो आपके सामने मैंने यहाँ टेबल पर रखी हुई हैं। फतेहपुर की स्थापना आज से लगभग 570 साल वर्ष पूर्व हुई। 570 वर्ष पूर्व तब उसका नाम, इस पर्टिकुलर इलाके का नाम फतेहपुर पड़ा। हालांकि आबादी यहाँ पहले से थी, ये प्रमाणिक तथ्य है, क्योंकि जब नवाब फतेह खां फतेहपुर आए तो उन्होंने फतेहपुर की स्थापना से पहले अपना आश्रय फतेहपुर बीड़ के दक्षिण की तरफ एक गांव है रिनाऊ में अपना डेरा जमाया। तो इसे सिद्ध हो जाता है कि इस इलाके में बस्ती पहले से थी और इस बस्ती के बीच में एक शहर का निर्माण नवाब फतेह खान के नेतृत्व में हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार इस शहर को बसाया जाना एक मजबूरी था। बिल्कुल एक मजबूरी थी। मुगलों के भारत में आगमन से पहले फतेहपुर शहर बस चुका था। मुगल सम्राट बाबर जब हिंदुस्तान के बादशाह नहीं बने थे, उससे पहले फतेहपुर बस चुका। तो हम ये कह सकते हैं कि मुगलों की शासन व्यवस्था से पहले फतेहपुर का विकास हो चुका था। कारण अलग था। अपन कोई भी काम करते हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, कोई ना कोई कारण तो होता है। प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, भूख लगती है तो भोजन करते हैं। तो प्रश्न एक ये पैदा हो जाता है कि फतेहपुर की स्थापना की जरूरत क्या पड़ी। हम प्राचीन ग्रंथों को अगर पढ़ें या हजारों साल पहले की सिंधु घाटी सभ्यता, दजला फरात, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनके बारे में हम पढ़ें तो हम इतिहास की किताबों में साधारण से साधारण बच्चा ये जानता है कि पुराने ज़माने में जब कोई शहर बसाया जाता था तो उसका कोई ना कोई कारण होता था। प्राचीनतम जो शहर हैं दुनिया के, वो नदियों के किनारे बसे, क्योंकि लोगों की आबादी नदियों के किनारे होती थी। उपजाऊ मैदान मिल जाता था, पीने के लिए पानी मिल जाता था, सारी सुविधाएं नदियों के किनारे उपलब्ध होती थी। तो दुनिया के ज़्यादातर शहर नदियों के किनारे बसे। फिर मानव बस्तियों में जब युद्ध की स्थितियां आई तो सुरक्षा की दृष्टि से शहर पहाड़ों के बीच में या पहाड़ों की ओट में बसाए जाने लगे। धीरे धीरे मानव विकास हुआ, व्यापार शुरू हुआ, तो ऐसी जगहों पर भी शहर बसने लगे जहां धरती से प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ प्राप्त होते थे। चांदी, सोना, लोहा, तांबा, जहां खनिज पदार्थ होते थे वहां भी मानव बस्तियां बसा ली जाती थी। लेकिन साहब, आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि आप भी फतेहपुर के रहने वाले हैं जी। और और आपके ज़्यादातर दर्शक भी फतेहपुर से हैं। साहब, फतेहपुर में न तो कोई नदी बहती है, न ही कोई पहाड़ है, न ही यहाँ कोई खनिज पदार्थ निकलता है, और न ही यहाँ कोई अच्छी क्वालिटी की खेती बाड़ी होती है। कोई वस्तु प्रचुर मात्रा में पैदा नहीं होती। तो ऐसे में आज के लगभग 600 साल पहले ऐसी क्या आवश्यकता थी कि फतेहपुर को बसाना पड़ा। सब तत्कालीन परिस्थितियों पर हम बात करें तो दिल्ली में गुलाम वंश का शासक हुआ मुगलों से पहले। गुलाम वंश दिल्ली पर शासन कर रहा था। दिल्ली और अजमेर के बीच में गुलाम वंश का शासन था, जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उन परिस्थितियों में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के पहले मुस्लिम सुल्तान हुए। हालांकि वो पूरा भारत नहीं था, केवल राजस्थान का कुछ हिस्सा था, लेकिन उसको भारत माना जाता है। वास्तव में उनका दिल्ली और अजमेर के बीच में ही शासन था। और कुछ समय में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जयचंद को हराकर कन्नौज यानी कानपुर आदि इलाकों पर भी अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उसको पूरा भारत नहीं कह सकते। उस जमाने में जो राजा होता था उसको सुल्तान की उपाधि दी जाती थी।
और सुल्तान का मतलब इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु, जिसको खलीफा कहते हैं, उसका भेजा हुआ एक व्यक्ति सुल्तान कहलाता था, जो उस खलीफा के आदेशानुसार गद्दी पर बैठकर राज करता था। सल्तनत काल में अनेक सुल्तान हुए। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने हिंदुस्तान में उच्च राजकुल के जो लोग थे, जो अच्छे राजवंश के बच्चे होते थे, उनको गुलाम बनाना शुरू किया। वहाँ जबरदस्ती वाले गुलाम नहीं थे। बच्चों को ले जाना, उनको इस्लाम की शिक्षा दीक्षा देना और मौलवियों के द्वारा इस्लाम की अच्छाइयों को उन राजपूत या फिर हम राज परिवार के युवकों को समझाना और उनको फिर एक ऐसा नाम दे देना जो इस्लाम से संबंधित। ऐसी ही एक घटना ददरेवा के राजकुल में पैदा हुए मोतेराव चौहान के पुत्र करम सिंह चौहान के साथ। करम सिंह चौहान को भी यहाँ से ले जाया गया और उनको हिसार में, हिसार के तत्कालीन नवाब के पास छोड़ दिया गया। करम सिंह चौहान की शिक्षा दीक्षा इस्लामिक तौर तरीकों से हिसार में, और उनका नाम करम सिंह से बदलकर कायम खान कर दिया गया। वास्तविक नाम करम सिंह चौहान था, कालांतर में उनका नाम कायम खान कर दिया। और चूंकि दास वंश था तो दासों को ही राजत्व प्राप्त होता था, दासों को ही राजा बनाया जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक दास था, उसको राजा बनाया गया, उसको सुल्तान बनाया गया। तो वहाँ वंश परंपरा के अनुसार किसी को उत्तराधिकार नहीं मिलता था। जो उत्तम दर्जे का गुलाम होता था या उत्तम दर्जे का व्यक्ति होता था, गुलाम परंपरा में उसको नवाब बना दिया जाता था। सुल्तान के नीचे छोटी रियासत में जो राजा होता था उसको नवाब कहा जाता था। आप फर्क महसूस करते चलिए। सल्तनत काल में सबसे बड़े राजा को सुल्तान कहते थे, उसके नीचे जो छोटे छोटे राजा होते थे उनको नवाब कहा जाता था। और जब मुगल बादशाह यहाँ हुए तो वो अपने आप को सुल्तान नहीं कहते थे, मुगल अपने आप को बादशाह कहते थे। देखिए यहाँ फर्क है। सुल्तान का मतलब खलीफा के अधीन शासन करने वाला व्यक्ति, और बादशाह का मतलब स्वयंभू राजा, वो किसी खलीफा का कहा ना माने, स्वयं। तो जो मुगल हुए वो अपने आप को बादशाह कहते थे क्योंकि वो अपने आप को स्वयंभू राजा मानते थे। वो किसी खलीफा के आदेशों के अंदर काम नहीं करते थे। जबकि उनसे पहले जो मुस्लिम राजा हुए जिनको सुल्तान कहा जाता था, वो सुल्तान खलीफा के आदेशानुसार शासन करते थे। ऐसे में करम सिंह भी हिसार के नवाब के पास रहे, और जब हिसार के नवाब की मृत्यु हो गई तो मैंने पहले ही बताया कि वंश परंपरा नहीं होती थी, तो करम सिंह चौहान को हिसार का नवाब घोषित कर दिया गया। फिरोज शाह तुगलक ने ही हिसार शहर बसाया था। हिसार शहर का वास्तविक नाम हिसार फिरोजा है। हिसार फिरोजा फिरोज शाह ने बसाया था। पुराना शहर उसके नजदीक था हांसी, लेकिन नया शहर हिसार बसाया। वहाँ कायम खां शासन करते थे, और हिसार के नजदीक ही हांसी है, और हांसी के नजदीक ही अग्रोहा एक गांव है। वहाँ कुछ व्यापारी परिवार रहा करते थे, और वो व्यापारी परिवार हिंदुस्तान से कुछ सामान लेकर, उस समय के जो रास्ता था उसको सिल्क रूट कहा जाता था, और व्यापार का केंद्र अफगानिस्तान में हुआ करता था। उस समय अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दुनिया में नहीं गिने जाते थे क्योंकि उनकी खोज नहीं हुई थी, और केवल 3 महाद्वीपों की ही दुनिया गिनी जाती थी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। और तीनों महाद्वीप थल मार्ग से जुड़े हुए थे। तो एक मार्ग जो थल मार्ग से होता था, उस मार्ग को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। क्यों?
क्योंकि चीन में दुनिया की सबसे बेहतर क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की रेशम बनती थी, सिल्क बनती थी। और भारत और चीन के बीच में हिमालय था, तो चीन के व्यापारी भारत में आके अपनी सिल्क नहीं बेच सकते थे। भारत के व्यापारी कपड़े का व्यापार करते थे, तो उनमें सूती कपड़ा, कॉटन जिसको हम बोलते हैं, वो पूरी दुनिया में भारत से बिकता था। और भारत की कॉटन प्रसिद्ध थी, चाइना की सिल्क प्रसिद्ध थी, अफगानिस्तान के मेवे प्रसिद्ध थे, और उन सबका केंद्र हुआ करता था अफगानिस्तान, काबुल। सभी व्यापारी वहां पर ऊँटों पर अपना माल लाद कर लेकर जाया करते थे। तो हिसार के जो व्यापारी थे, अग्रोहा के, वो अगर का व्यापार करते थे। अगर मतलब खुशबूदार वस्तु, अपन आरती में भी गाते हैं अगर कपूर बाती, अगरबत्ती, तो अगर मतलब खुशबू वाली बत्ती, वो लोग अगर का व्यापार करते थे। और चूंकि अगर का व्यापार करते थे, तो वो अग्रवाल कहलाने लगे, और उनका गांव भी अग्रोहा कहलाने लगा। वो व्यापारी खूब अच्छी कमाई किया करते थे हिसार से। ये जो अग्रवाल है वो अगर का व्यापार, अगर के व्यापार के कारण अग्रवाल बन गए। बन गए। और वो अगर का व्यापार करते थे। काफी फला फूला हिसाब उस दौर में। लेकिन उसके बाद दिल्ली का सत्ता परिवर्तन होता है, और दिल्ली के दास वंश का अंत करने वाले शेर शाह सूरी का शासन है। और जब उनको ये पता चलता है कि हिसार के व्यापारी हिंदुस्तान की बहुत सारी चीजें व्यापार करने के लिए काबुल लेके जाते हैं, 1 रुपए में खरीदते हैं, 10 रुपए में बेचते हैं, खूब लाभ था। और वहां से मेवे, सिल्क और अन्य सामान खरीद कर लाते हैं और हिंदुस्तान में बेचते हैं। इससे उनको बहुत बड़ी कमाई हो गई, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेशन कर दिया। उससे दुखी होकर उन्होंने तत्कालीन करम सिंह चौहान के जो उत्तराधिकारी राजा थे उस वक्त, उनको गुजारिश करी कि भाई ये तो संभव नहीं है कि इस तरह से टैक्स चुका के व्यापार किया जाए। और जब तत्कालीन नवाब जो हिसार के थे, वो आगरा में जाकर सुल्तान से मिले, तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उनको कत्ल करके उनके शरीर को यमुना नदी में फिंकवा दिया। अब साहब, अग्रवाल व्यापारियों के पास व्यापार बंद करने की नौबत आ गई। तो उस वक्त उन्होंने नवाब के जो उत्तराधिकारी पुत्र थे, उनसे गुजारिश करी कि हम कोई एक ऐसी गोपनीय जगह या एक ऐसी जगह व्यापार का शहर बनाते हैं, छोटा सा शहर बनाते हैं, जहाँ से हम व्यापार करें और वो दिल्ली से नज़रों से दूर हो, दिल्ली की नज़रों से दूर। तो ऐसे में हिसार नवाब के 2 पुत्र और कुछ अग्रवाल व्यापारी ऐसी किसी जगह की तलाश में निकले, और उनमें से एक पुत्र ने वर्तमान झुंझुनू की काली पहाड़ी के पास आकर सोचा, क्योंकि उस जमाने में यहाँ 150-200 किलोमीटर तक कोई शहर नहीं था। मैं आपको क्लियर बता दूं, 600 साल पहले यहाँ 200 किलोमीटर के दायरे में कोई शहर नहीं था, और इस इलाके को जंगल प्रदेश कहा जाता था। जंगल, केवल जंगल थे, रेगिस्तान था, यहाँ कोई बस्ती नहीं थी। तो एक पुत्र ने झुंझुनू में वहाँ रुककर और अपने शहर बसाने का योजना बनाई। कुछ अग्रवाल बंधु उनके साथ थे, उनको भी वो जगह जम गई। वहाँ पर एक ढाणी हुआ करती थी। मैंने पहले ही बताया है कि इस इलाके में पहले से बस्तियाँ गांव के रूप में थी, और जाट समुदाय के लोग यहाँ एक गणतंत्र के रूप में रहा करते थे। उनमें कोई युद्ध नहीं हुआ करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। किसान कौन थे, छोटे छोटे गांव, छोटी छोटी ढाणियाँ इस इलाके में बसी हुई थी, कोई बड़ा शहर नहीं था। तो ऐसे में उन्होंने एक ढाणी की तलाश की, और वो ढाणी थी झुंझा जाट की ढाणी। झुंझा जाट की ढाणी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें एक शहर बसाना है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हम यहाँ अगर शहर बसाएंगे तो आपका विकास होगा। तो झुंझा जी ने एक शर्त रखी कि साहब आप जो भी बसाते हो नाम मेरे ऊपर होगा। तो उस बस्ती का, उस शहर का नाम पड़ा झुंझानू। हरियाणवी में नू का मतलब का होता है, तो उस शहर का नाम पड़ा झुंझानू, यानी झुंझा का। और आज हम उसको झुंझुनू के नाम से जानते हैं। दूसरे पुत्र फतेह खान हुए, उन्होंने आगे आए
वो आगे आए और उन्होंने रिणाऊ में अपना डेरा डाला और इस इलाके को उन्होंने यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जो किला बना हुआ है, वहाँ एक तालाब बना हुआ था, पानी की व्यवस्था थी, तो उन्होंने उस जगह को चुना कि हाँ यहाँ हम किला बनाएंगे। तो किला कहाँ बना था? एक ऐसी जगह जहाँ पानी का तालाब था, जो अभी बना हुआ है, जिसके खंडर आज भी मौजूद है। नहीं, किला फतेहपुर का गढ़ जिसको हम कहते हैं, वो आज भी मौजूद है। वहाँ उन्होंने अपने गढ़ का निर्माण शुरू किया। महात्मा गंगानाथ जी की कहानी भी जैसे सबको पता है वहाँ आती है। और उन्होंने एक तरफ अपने किले का निर्माण किया, तो अग्रवाल व्यापारियों ने हवेली को हवेली से जोड़कर हवेली की पीठ का परकोटा बनाते हुए एक नगर का निर्माण किया, तो आज के फतेहपुर से छोटा था। हवेली की हवेली से पीठ जुड़ी हुई होती थी और फतेहपुर में घुसने के लिए कुछ दरवाजे हुआ करते थे। अबूनिया दरवाजा, क्योंकि नज़दीक में कोई शहर नहीं था। बाद के बसे शहरों में तो नज़दीक शहर थे, तो वहाँ नज़दीकी शहर के नाम से दरवाज़ा होता था। उस वक्त कोई शहर नहीं थे, तो किसी दरवाजे का नाम किसी शहर के नाम पर नहीं हुआ। यहाँ जो काकू पान पैलेस की दुकान है, वहाँ पर फतेहपुर में घुसने का एक दरवाज़ा हुआ करता था, जिसको अबूनिया दरवाज़ा कहते थे। और उसके पास जो मंदिर बनाया गया चौधरी कुल के लोगों का, क्योंकि चौधरी यहाँ के मूल महाजन हुए, तो चौधरी कुल के लोगों का एक मंदिर बनाया गया। उस मंदिर को अबूनिया मंदिर के नाम से जाना जाता था। अपभ्रंश रूप में बाद में उस जगह को गहणिया मंदिर और गहणिया दरवाजा कहा जाने लगा। अब चूंकि दरवाजा वगैरह हट गया है, तो गहणिया दरवाजा लोग बोलना भी भूल गए हैं। मंदिर मौजूद है, तो अबूनिया मंदिर की जगह गहणिया मंदिर उसको बोला जाता है। उससे आगे अपन चलें तो एक गली है, उस गली को हरनंद की मोरी कहा जाता था, क्योंकि सेठ हरनंद जी की वहाँ हवेली थी और वहाँ छोटा सा गेट लगा हुआ था, तो उसको सेठ हरनंद की मोरी कहा जाता था। बावड़ी के पास वाला दरवाजा जो बाद में विकसित हुआ, जब बावड़ी बनी तो वहाँ एक दरवाजा रखा गया, तो उसको बावड़ी दरवाजा बोला जाता था। और बावड़ी दरवाजे से आगे कोई शहर नहीं हुआ करता था, अंतिम सीमा बावड़ी दरवाजा ही था। इस प्रकार फतेहपुर का स्थापना होती है आज के 577 साल पहले। अग्रवाल बावड़ी का क्या इतिहास है कि अग्रवाल के बारे में बताइए। मैं अग्रवालों के बारे में बताता हूँ। अब बात हुई कि अग्रवाल लोग यहाँ व्यापार करते थे, चूंकि हिसार से भी वो व्यापार कर रहे थे, तो उनके संपर्क खूब थे। और यहाँ उन्होंने जब व्यापार शुरू किया, तो उसमें खुशबू के व्यापार के साथ साथ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ वस्तु का व्यापार करते थे वो थी अफीम। अफीम और अफीम चूंकि ठंडे प्रदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड थी अफीम की, और अफीम पैदा होता था उस जमाने में दो ही इलाकों में हिंदुस्तान के, एक मालवा, दूसरा मेवाड़। मेवाड़ जिनका इतिहास तो सभी जानते हैं, राजस्थान में, उस इलाके में सबसे ज़्यादा अफीम की पैदावार होती थी। और दूसरी थी मालवा, आज का मध्य प्रदेश का उज्जैन, इंदौर, वो इलाका। तो वहाँ पर अफीम की खेती हुआ करती। तो मुख्य व्यापार का सामान जो पहले खुशबूदार वस्तुएं होती थी, बाद में अफीम हो गया, और अफीम के साथ मसाले हो गए। आज भी इंदौर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मसालों की मंडी के रूप में जाना जाता है। वो व्यापार तभी विकसित हुआ था, आज के 600-700 साल पहले। सैकड़ों की संख्या में ऊंटों पर लाद कर टाइमिंग चालू है, काली मिर्ची, टाइमिंग देख। लौंग, इलायची, अफीम सैकड़ों की संख्या में ऊंटों पर लाद कर फतेहपुर ले जाते थे, और हवेलियों के नीचे बने गुब्बारियों में गोदाम के रूप में डिपॉजिट कर दी जाती थी। फतेहपुर सेठ जी का मुख्य आवास स्थान होता था, व्यापार का सेंटर होता था। सेठ जी के कुछ पुत्र उज्जैन, इंदौर, वहाँ रहकर वहाँ वस्तुओं को खरीदते और यहाँ बेचते थे। और सेठ जी के कुछ पुत्र यहाँ से ऊंटों पर लादकर वो सामान थार पार कर, आज के पाकिस्तान में जो जिला है उससे होते हुए खैबर पख्तूनवा प्रांत से होते हुए काबुल पहुँचते, और काबुल में उनका व्यापार होता था।
अब जो सामान उन्होंने इंदौर से खरीदा, उज्जैन से खरीदा, बहुत औने पौने दामों में, क्योंकि खेती होती थी तो खेती का सामान था अफीम, वो अफगानिस्तान जाने के बाद बेशकीमती हो जाता था, 1 से 10 गुना ज़्यादा कीमत पर बिकता था और उससे भी कहीं ज़्यादा कीमत पर बिका रहता था। तो बड़ी मात्रा में उनके पास धन इकट्ठा होता और लगभग 150 ऊँट का काफिला लेकर वो जाते। तो वहाँ से माल बेचने के बाद ऊँट तो खाली नहीं ला सकते, बंजारा जाति के लोग ऊँटों को पालते थे, गधों को पालते थे, और उस जमाने के ट्रांसपोर्टर भी बंजारा ही हुआ करते थे। आप बार बार बोल देते हो राजस्थान, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, लेकिन इसका शब्द मतलब क्या, जहाज का क्या मतलब? ऊँट तो बेचारा एक जानवर है भाई, वो व्यापार करने के काम आता था। बाद में जहाजों से व्यापार होने लगा, इसलिए ऊँट को राजस्थान का जहाज कहने लगा। ऊँटों पर लादकर वहाँ से अफगानिस्तान में होने वाली किशमिश, पिस्ता और मेवे जो वहाँ पैदा होते थे, अंजीर वगैरह लेकर आते थे। चाइना से आई हुई सिल्क लेकर आते थे, ईरान से आई हुई पॉटरी और कालीन लेकर आते थे। ऊँटों पर लादकर अपना सरप्लस धन और वहाँ से मिलने वाला सामान लेकर वो आते थे, और यहाँ सामने वाला उनको काफिला तैयार मिलता था, उज्जैन वाला, तो उज्जैन वाले काफिले का सामान हवेलियों में उतार लिया जाता और अफगानिस्तान से लाया हुआ सामान उनको पर लाद दिया जाता, और सामान इंदौर, उज्जैन, बनारस, जो उस वक्त के शहर थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुंबई और कलकत्ता 2 बड़े शहर आप मानते हैं, लेकिन ये दोनों तो अंग्रेजों ने बसाए थे, उस वक्त उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो बड़े शहर उस जमाने में उज्जैन, इंदौर और बनारस, प्रयागराज ये हुआ। और उनके जो दूसरे पुत्र होते थे, वो सामान जो उन्होंने अफगानिस्तान में, काबुल में बहुत कम पैसों में खरीदा, 5 गुना 7 गुना कीमत पर हिंदुस्तान के सभी शहरों में बेचा करते थे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक समय एक हवेली में, क्योंकि 1 रुपए का सामान 10 रुपए में काबुल में बिकता है, और काबुल से खरीदा हुआ 1 रुपए का सामान उज्जैन और इंदौर और बनारस और प्रयागराज जैसे शहरों में 10 रुपए में बिकता है, तो साहब धन की कमी कहाँ थी? तो हम मूल रूप से ये कह सकते हैं कि आज की दुनिया में हम जो दुबई की कल्पना करते हैं, फ्री पोर्ट, व्यापार का बड़ा केंद्र है, किसी जमाने में आपका फतेहपुर व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ। इतिहासकार जो आज के इतिहासकार हैं, वो केवल नवाबों या राजाओं की वंशावली को ही दर्शाते हैं, पर वास्तविकता को नहीं पहचानते कि साहब इस शहर में क्यों नवाबों का आना हुआ, क्यों नवाबों ने शहर बसाया, क्यों राजाओं ने इस पर आक्रमण किया, क्यों फतेहपुर को महत्व दिया गया। जो सैकड़ों की संख्या में हवेलियां हैं, वो धीरे धीरे उसी जमाने में विकसित हुई थी। कालांतर में वास्को डी गामा ने जब थल मार्ग के बजाय जल मार्ग ढूंढ लिया, और ज्यादातर व्यापार धीरे धीरे जल मार्ग से होने लगा, क्योंकि कोई टैक्सेशन नहीं था, जल मार्ग फ्री था। थल मार्ग पे छोटे छोटे राज्य थे, तो हर राज्य का टैक्स होता था, तो वो सामान अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से यूरोप या अफ्रीका जाता, तो उसकी कीमत 5 गुना 3 गुना 7 गुना हो जाती थी। जल मार्ग से वो सामान ले जाते तो कोई देश का टैक्स नहीं था, तो वो सामान यूरोप तक पहुंचता, सस्ते में पहुंच जाता, अरब तक पहुंचता, सस्ते में पहुंच जाता, अफ्रीका पहुंचता, सस्ते में पहुंच जाता। तो व्यापार का जो मार्ग था थल मार्ग, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, खत्म होने लगा। और यहाँ के जो अग्रवाल बंधु हैं, जो व्यापारी परिवार थे, उनको जब ये लगा कि भाई अब ये व्यापार धीरे धीरे विदेशियों के हाथ में जा रहा है, तो उन्होंने भी यहाँ से अपना व्यापार समेट के अपनी पूंजी लेकर समुद्र तट पर बसाए हुए शहरों में जाकर अपना व्यापार शुरू किया।